नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज सबसे बड़ा सवाल में हम दीपावली की ही बात करेंगे। और दीपावली की बात इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जेब पर घर जगमग है, मोहल्ला जगमग है, शहर जगमग है, देश जगमग है, लेकिन क्या हमारी जेब डगमग है? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कल धनतेरस थी, जबरदस्त खरीदारी की गई। मैं आंकड़े देख रहा था, कमाल के आंकड़े हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक बयान दिया है कि धनतेरस पर देश भर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। 75,000 करोड़ रुपए की। बाजार अटे पड़े थे, जबरदस्त खरीदारी, भीड़ भाड़, पैर रखने की जगह नहीं, गाड़ी खड़ी करने की तो बात ही भूल जाइए। 15 टन सोने के आभूषणों की बिक्री हुई। दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 1,500 करोड़, उत्तर प्रदेश में 600 करोड़, दक्षिण भारत में 2,000 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान लगाया गया है। और ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं, और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, अभी बिक्री और होने वाली है। तो लगता है कि सब चंगा सी। अयोध्या नगरी भी जगमग है। वहां पर जो राम जन्मभूमि है, अयोध्या नगरी, 9 लाख दिए जलाए गए हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज होने वाला है। पर इसके पलट भी एक तस्वीर है, और वो तस्वीर ये मैंने कई दफा चर्चा की है। जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, विकास दर की बात नहीं, गैस, डीजल, पेट्रोल ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर हैं। ये डीजल 120 पार, पेट्रोल 120 पार, डीजल 110 पार। और गैस की बात करें, रसोई गैस की बात करूं तो पिछले साल दिसंबर से अब तक 305 रुपए 50 पैसे का इजाफा हो चुका है रसोई गैस में। सीएनजी के दाम 7 बार बढ़ चुके हैं। यही हाल पीएनजी का है। अब बहुत से घरों में पाइप्ड एलपीजी आती है। 7 रुपए 6 पैसे सीएनजी बढ़ चुकी है। 7 रुपए 61 पैसे पीएनजी महंगी हो चुकी है। और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं, अभी 2 दिन पहले दाम बढ़े 266 रुपए, मामूली सा इजाफा। दिल्ली में 2,000 पार कर गया है कमर्शियल गैस सिलेंडर, जो ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल्स में इस्तेमाल होते हैं। पर यह सिलसिला सिर्फ जीडीपी से जुड़ा नहीं है। इसके सीधे असरात, जो चीजें हम खाते पीते हैं, जो घर के जरूरी सामान हैं, उनमें भी आग लगी हुई है। प्याज 1 महीने का ही अंतर बता रहा हूं। जो 20-25 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 50 से 60 रुपए। आलू 12 की जगह 40 रुपए का हो गया है। टमाटर 20 रुपए की जगह 80 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन 160 की जगह 250, लौकी 20 की बिक रही थी पिछले महीने, अब 50 रुपए किलो। धनिया 100 रुपए के बजाय 250 से 300 रुपए। गोभी 40 के बजाय 80 रुपए। टिंडा हो गया 105 रुपए, 40 रुपए का था। परवल 120 रुपए, 80 रुपए का था। मेथी 165 रुपए, 80 रुपए की थी, दोगुने से ज्यादा हो गई। और गाजर दोगुनी कीमत पर बिक रही है, 100 रुपए पर बिक रही है। और सरसों के तेल, जिससे आप अपने घर में दिया जलाते हैं और जलाएंगे, जला रहे हैं, अयोध्या में भी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल हो रहा है। इन 9 लाख दियों के लिए पैसा आप ही दे रहे हैं। पर वो सरसों का तेल 200 रुपए के पार हो गया है। तो दिया तो आप जला रहे हैं, लेकिन जितने जलाना चाहते थे उतने जला रहे हैं। या पिछले साल दीपावली नहीं मना पाए, तो दीपावली तो मनानी है ना। बाकी जेब का ख्याल बाद में रखेंगे, बाद में किया जाएगा कुछ।
अयोध्या में जो दीपावली मनाई जा रही है, आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गरीबों को 1 लीटर तेल, सरसों का तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक भी दिया जाएगा। यह मार्च तक हर महीने दिया जाएगा, यानी गरीब भी अपने घर में दिया जला सके। पर यह महंगाई की चर्चा आज क्यों? क्योंकि चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। चुनावी शंखनाद किया जा रहा है 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में। और इनकी एक बानगी देखने को मिलती है, कहीं भी चुनाव हो। कल ही नतीजे आए, 29 विधानसभा और 3 लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए। अब इसमें आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी के खाते में 9 और 4 उनके घटकों के खाते में, तो 13 सीट जीती। कांग्रेस यूपीए के खाते में 8 सीटें गई, 8 अन्य के खाते में गई। और जो लोकसभा सीटें थी, एक बीजेपी ने जीती, एक शिवसेना ने जीती, एक कांग्रेस ने जीती। और उपचुनाव में जहां जिसकी सरकार होती है, जिस राज्य में, उसका पलड़ा थोड़ा भारी होता है, तो इनके भीतर जाने की जरूरत पड़ जाती है। और थोड़ा भीतर जाकर देखें तो सबसे बुरी खबर आई बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, जेपी नड्डा। वहां पर 4 सीटें, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, बीजेपी हार गई। कांग्रेस की जीत हुई लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और लोकसभा चुनाव तो उस सीट पर जो गृह जिला है, जयराम ठाकुर, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में कांग्रेस दोनों सीट जीत गई और बीजेपी 1 सीट पर जमानत जब्त हो गई, 11% वोट मिले। तो यह बीजेपी के लिए चिंता का सबब। लेकिन मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया बीजेपी ने। विधानसभा की 3 सीटों में से 2 पर जीत दर्ज की, 1 पर कांग्रेस, लोकसभा की भी 1 सीट जीती। और असम में 5 की 5, 3 बीजेपी, 2 उनके घटक ने। और बिहार में जेडीयू दोनों की दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही। पर हमेशा ट्रेंड पकड़ने की जरूरत होती है। जो गढ़ हैं, जो मजबूत इलाके हैं, वहां पर क्या, और खास उत्तर भारत में महंगाई डायन खायत जात है, ये दर्द सताने लगा है क्या आम जनता को। इस पर राहुल गांधी ने आज बाकायदा ट्वीट भी किया है, तंज कसा सरकार पर। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया? दिवाली है, महंगाई चरम पर है, व्यंग की बात नहीं है, दरअसल वो तंज ही कस रही है। काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। और उधर जयराम ठाकुर, उन्होंने इस चुनावी हार की बड़ी वजह क्या बताई, सुनिए। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। तो महंगाई, बढ़ती महंगाई के चलते चुनावी नुकसान हुआ। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, ये दिवाली महंगाई वाली, और महंगाई बनेगी चुनावी मुद्दा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू जिक्र किया मैंने, दोनों सीट जीती उपचुनाव में, अहम घटक है मोदी सरकार की, केंद्र में भी, बिहार में साझा सरकार चला रहे हैं उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन। आशुतोष वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे कार्यक्रम में पहली बार शिरकत कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन,
इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो देश तो जगमग है, थोड़ी जेब डगमग है क्या आम आदमी की? गुरु संदीप जी, दो चीजें हैं। एक तो आपने पेट्रोल डीजल प्राइसेस की बात की, तो पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का जहां तक विषय है, तो सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व होता है। तो पेट्रोल और डीजल प्राइस के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की भी उतनी ही रोल है, उतनी ही भूमिका है। ये भी बीजेपी लोग कितने जानते हैं, राज्यों लोग में समझते सरकार हैं। है गुरु? कितने राज्यों में है बीजेपी की संदीप सरकार? जी, नहीं संदीप अरे जी, मैं वैसे आप जानना चाह पूरा रहा कर रहा हूं हूं। भाई, राज्यों की जिम्मेदारी है, 17 राज्यों में आपकी सरकार है ना। संदीप जी, राज्यों की जिम्मेवारी है, उसको स्वीकार करेंगे। और श्री गंगानगर में रेट क्या चल रहा है पेट्रोल का, ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। और लोगों को ये जी लोगों को ये जानकारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, डीलर का अपना मार्जिन। तो 17 राज्यों में आपकी है ना सरकार? ब्रेकअप है, तो ये ब्रेकअप है संदीप जी। हाँ। और अभी पूरा का पूरा विश्व एक अप्रत्याशित अभूतपूर्व संकट से निकला है, इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की उतनी ही भूमिका है, ये स्वीकार करना चाहिए। आपने कहा कि भाई ये दिवाली, सीएनजी, पीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए, अभी डीएपी की तो किल्लत हो रही है, एनपीके के दाम 265 रुपए प्रति कट्टा वो भी बढ़े हैं, और फल सब्जियों के दामों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। संदीप जी, एक दीर्घकालिक मूल्यांकन करते हैं ना, आप तो इकोनॉमी के छात्र हैं, इकोनॉमी को भली भांति समझते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रूरल और अर्बन कंबाइन, ये इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखा जाए एक बार कि पिछले 7 वर्षों में क्या रहा है और यूपीए के प्रथम 7 वर्षों में क्या था, तो आप पाएंगे। मैं तो एनडीए का जो 99 से 2004 का सरकार था, तब इन्फ्लेशन का क्या दर था? 4.1%। यूपीए का जो पहला सरकार बना था 5.8%, यूपीए 2 11%, और अभी 2014 से लेकर के अब तक 4.5%। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो मतलब आप आम आदमी के सामने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं गुरु। तो वो 299 वस्तुओं की जो टोकरी होती है, उस टोकरी को आम आदमी के सामने ले जाओगे कि भैया ये टोकरी तो 4.5% से बढ़ रही है, तुम खामखा क्यों परेशान हो रहे हो? और जयराम ठाकुर क्यों परेशान हो रहे हैं? वो तो कह रहे हैं महंगाई के चलते हार का सामना करना पड़ा, तो वो गलत बयानी कर रहे हैं। संदीप जी, आपकी जो सुई है वो जयराम ठाकुर जी पे रुक गई है, स्वाभाविक है। असम भी देखिए ना, मध्य प्रदेश भी देखिए ना, तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। हुजूराबाद में हमें बड़ी जीत मिली है कि नहीं मिली है? मैंने सबका जिक्र किया ना। अरे भैया संदीप जी, देखिए ना, बात पूरी करते हैं। हाँ। अब पूरी एक समग्र, एक राष्ट्रव्यापी पिक्चर देखने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के आगे असम में क्या हुआ, हमने अपने पूरी की पूरी सीट को रिटेन किया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तेलंगाना में हम लोगों ने एक नया क्षेत्र देखा है, हमारे विधायक वहां जीत के आए, टाला राजेंद्रन जी, जहां हमारा कोई प्रेजेंस नहीं हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस पार्टी और वामपंथी कहीं चर्चा में नहीं है, चर्चा से गायब हो गए हैं। तो आज भारत की राजनीति और आपकी 4 सीटों में से 2 सीटों पर जमानत भी जब्त हुई, ये भी जोड़िएगा। तो ये भी देखिए पश्चिम बंगाल की बात। क्या स्थिति। हाँ, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, और पश्चिम बंगाल में 10 साल पहले भाजपा कहां थी संदीप जी, आप बताइए ना मुझे। हाँ। आज 10 साल बाद यदि ममता दीदी से कोई मुकाबला कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस और वामपंथी वहां। तो मतलब महंगाई मुद्दा नहीं है, हो गई है महंगाई मुद्दा नहीं है। नहीं, अब आप देखिए ना, कितना इंटरवेंशन करते हैं। मतलब मैं आ रहा था, मैंने आपको पेट्रोल डीजल का ब्रेकअप बता दिया, मैंने आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बता दिया कि किसके सरकार में कितनी महंगाई हुआ करती थी, ये देश जानता है। और देश के लोगों ने प्रमाण पत्र भी दिया है उपचुनावों में। मैं तो यहां तक कहता हूं, आपने कहा दिवाली की मार, देश में जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं संदीप जी, अक्टूबर 2021 में दूसरी बार सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1,30,000 करोड़ का। हाँ, बिल्कुल। अप्रैल 2021 में कितना हुआ था? 1,41,000 करोड़। इस बार कितना हुआ है? 1,30,000 करोड़। तो मुझे नहीं लगता है 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो आप इस पे इसमें मतलब इतनी भीड़ है बाजार में, अटे पड़े हैं। मैंने तो आंकड़ा दिया ना, 75,000 करोड़ की धनतेरस पर खरीदी हुई। तो जो आपके उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनका कुछ दिनों पहले जो बयान आया था, मतलब वो सही कह रहे थे, जयराम ठाकुर गलत कह रहे हैं। पहले उपेंद्र तिवारी का बयान सुन लेते हैं। आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है,
आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है। घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। तो 3 बातें कही यहां पर गुरु। एक तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, पता नहीं कौन सा आंकड़ा है, एनएसएसओ का दफ्तर उपेंद्र तिवारी के घर में खुल गया है क्या? ऐसा तो कोई आंकड़ा आया नहीं। दूसरा कह रहे हैं बस 4-5% लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं इस देश में, गाड़ियां हैं, बाकी तो पैदल चलते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तीसरी बात पर आता हूं, पहले इन 2 पर रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं संदीप जी, मैंने तो अपने आंकड़े बताए ना आपको। पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता कौन है? अब आपके ऊपर है कि मंत्री है वो, इसलिए लेना है। नहीं, मंत्री हैं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं उनका। किस संदर्भ में उन्होंने बोला है, आपने कौन सा सेक्शन काट के दिखाया है, इसकी जवाबदेही। ये वही संदर्भ होता है जब राज बब्बर ने 2012 में, सुनिए ना, संदर्भ बताता हूं मैं। राज बब्बर, उन्होंने कहा 5 रुपए में थाली मिलती है। 5 महीने तक आपने इसका मुद्दा बनाया था। यहां 5% लोग ही पेट्रोल डीजल और गाड़ियों में चलते हैं। आपके मंत्री कह रहे हैं, सही कह रहे हैं संदीप जी। अशोक गुलाटी जी अर्थशास्त्री हैं, आप जानते हैं। हाँ। जब अशोक गुलाटी जी कहते हैं कि यूपीए के 7 साल में एवरेज इन्फ्लेशन एनडीए के 7 साल के एवरेज इन्फ्लेशन से ज्यादा था, लोग महंगाई का सामना तब करते थे। आप इस फिगर को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप जयराम ठाकुर जी और उपेंद्र तिवारी जी के बयान को आउट ऑफ नहीं, उन्होंने तीसरी बात और कही गुरु, तीसरी बात और कही, फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, फ्री दवाई मिल रही है, फ्री। अरे भाई, फ्री कुछ नहीं होता, हमसे ही तो लेते हो, या अलग से कोई अलादीन का चिराग है सरकार के पास? पैसे हमसे लेते हो ना, तभी ये प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, लौकी, धनिया, गोभी, टिंडा, परवल, मेथी, गाजर, सबके दाम दुगने से ऊपर हो गए हैं। ये भी तो आम आदमी देता है कि नहीं देता है? और इसका असर यह भी होता है कि डीजल के दाम 28 रुपए 1 साल में अगर बढ़ गए हैं तो सब्जियां महंगी होंगी। सीजनैलिटी एक फैक्टर है, लेकिन सब्जियों को महंगा होना पड़ेगा ना। संदीप जी, समग्रता से चीजों को देखना चाहिए, मुझे लगता है। अब महंगाई मुद्दा है कि नहीं, ये देश की जनता तय करेगी। देश की जनता तय करेगी कि देश का जो नेतृत्व है वो सक्षम है कि नहीं है, और देश ये जनता तय करेगी, आप ये कह रहे हैं, यानी कि ज्यादा चिंता का सबब नहीं है। अबे दुबे, नहीं, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। अब आप इठलाएंगे राजस्थान को लेकर, वहां तो आपकी सरकार है, और जो इनकम्बेंट सरकार होती है बाईपोल्स में उसे जीतना होता है। हाँ, आपने हिमाचल में जीत दर्ज की, लेकिन आप ही के राज्य में जहां आप बैठे हैं, मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा तो बीजेपी जीत गई ना, और 5 की 5 जीत गई असम में। तुम जनता तय करेगी। संदीप चौधरी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान था, वो पूरी इस भारतीय जनता पार्टी की कहानी को बयान कर देता, जो छोड़ दिया आपने, जिसे बताना चाहिए था। वो था मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, साहब मोदी सरकार नहीं है तो पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं आज की महंगाई के लिए। बस इसी में कहानी सारी समाप्त हो जाती है। नया नारा है भारतीय जनता पार्टी का, अच्छे दिनों से 2 गज की दूरी और महंगाई है जरूरी। कहा था कि विकास जन्म लेगा, विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 विकृत संतानों को इन्होंने पैदा किया, महंगाई और बेरोजगारी, जो उन्माद मचा रहे, जो उत्पात मचा रहे। अभी गुरु प्रकाश कह रहे थे कि 10 साल पहले भाजपा कहां थी। अरे नहीं साहब, वो हिसाब नहीं समझना हमें तो समझना है कि देश की परिस्थिति 7 साल पहले क्या थी। खाने का तेल जो था 90 रुपए से 250 रुपए आपने पहुंचा दिया, नमक 25 रुपए से 90 रुपए तक पहुंचा दिया, आटा 17 रुपए से 90 रुपए तक पहुंचा दिया, और अरहर की दाल 65 रुपए से 258 रुपए तक पहुंचा दी, चाय 120 रुपए से 625 रुपए तक पहुंचा दी। जो पेट्रोल हमारे समय 71 रुपए था वो आपने 120 रुपए तक पहुंचा दिया। जो डीजल हमारे समय 57 रुपए था वो 100 रुपए पार कर दिया। जो 414 रुपए का गैस सिलेंडर था गुरु प्रकाश जी, वो 1000 के पार कर दिया। सीएसओ के आंकड़े तो मानते हो? अबे दुबे, तो सुनिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े जब मानते हो, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? सुनिए ना, बीच में मैं इंटरवीन करूंगा। सीएसओ के आंकड़े मानते हो? यूपीए 2 में महंगाई दर 11.5% आज के दौर में 4.5%। तो महंगाई किसके वक्त ज्यादा थी, आपके वक्त की इस वक्त?
संदीप चौधरी जी, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 31% में स्टैक है फूड इन्फ्लेशन का। उस फूड बास्केट में भी 31% में 40% सल्स का है और वेजिटेबल्स का है। बाजार में जाइए एक बार और पूछिए सच में लोगों से, छोड़िए ये इकोनॉमिक्स के आंकड़े में भी बहुत विस्तार से उस पर बात कर सकता हूं। आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज 2000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर, मोदी जी का नया नारा है, ना घर में खाने दूंगा ना बाहर जाने दूंगा खाने के लिए, भूखे मरने के लिए छोड़ दूंगा। आप जो अभी बड़ी बात बता रहे थे, इतने सोना खरीद लिया गया, 75,000 करोड़ की खरीदी हुई है। अरे ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने कहा कि इस महामारी की विभीषिका में भी 100 जनों ने हिंदुस्तान के 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ रुपए की नौकरी, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां छिन गई। ये सच्चाई है देश की। तो ये खरीदारी कौन कर रहा है? बाजार में कौन जा रहा है अबे दुबे? वही तो कह रहा हूं, ये धन्ना सेठ जो अडानी साहब 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वैसे लोग जा रहे हैं। और सुन लीजिए, बड़ी बात मैं बताता हूं, 1,42,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देते थे फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ये लोग कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? इन्होंने कहा कि डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए 2017 में। इनसे पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि साहब अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उस पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, हां कम होंगे तो ट्रांसलेट कर देंगे, सीधा कम कर देंगे। एक पैसा कम, ये तो जेब खाली, जेब लूटने 24 लाख करोड़ रुपए इन्होंने हिंदुस्तान की जनता, महंगाई की कहानी याद है? 2010 में वो फिल्म आई थी पीपली लाइव, जिसका ये गाना था। अब महंगाई डायन तो अप्सरा हो गई। 2011, 12, 13 लगातार महंगाई की मार इस देश ने जो झेली, उसके साक्षी आप भी हैं। संदीप जी देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए, हमने आपको आंकड़ा बताया, ये क्या रोना रोते थे, इनके खुद मंत्रीगण कहते थे कि वो तो यूपीए के ऑयल बॉन्ड के कारण महंगा करना पड़ रहा है। अरे बेशर्म लोगों, सिर्फ 73,000 करोड़ रुपए तुमने चुकाए हैं 7 साल में ऑयल बॉन्ड्स के। जो टैक्स कलेक्शन किया उसका 3.2%। इतनी बड़ी नाकारा महंगाई मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं? 100% मुद्दा है। तो गुजरात तो मध्य प्रदेश में या बिहार में या असम में गूंज क्यों नहीं सुनाई देती? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में क्यों सुनाई देती है? संदीप चौधरी जी, मैं पहली बात तो इससे जोड़कर मध्य प्रदेश का अलग से विस्तार से चर्चा करिएगा। एक जगह उधार का सिंदूर इन्होंने पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी से लिया, वो आदमी जीता है। एक जोबट में कांग्रेस की नेत्री को ले लिया था, वो जीत गई। और रेगांव में चुनाव हार गए, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। आज मूल्यांकन करना है तो 3 लोकसभा में से 2 हार गए। जो एक बड़े मीडिया समूह ने रिपोर्ट किया था कि मोदी जी की प्रसिद्धि 56% से 24% आ गई, वो आंकड़ा फिट बैठता है। 30%, 70% लोगों ने नाराजगी जताई। जो 2 लोकसभा ये हार गए, इससे साफ परिलक्षित होता है। अभी भी हम आगाह करते हैं, मोदी जी इस संकेतों को समझ जाइए। और ये जो आप जो राइट ऑफ कर रहे हैं ना लोन, बड़े बड़े धनपतियों के 7 लाख करोड़ रुपए का, वो वसूली जनता से कर रहे हैं। आप जो कॉर्पोरेट टैक्स, हम उसके फेवर में हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स पर आप राहत दे रहे हैं ना, वो गरीबों की जेब से लूट रहे हैं। ये देश सच्चाई आपकी जान गया है। नहीं, फ्री कुछ नहीं होता। देयर आर नो फ्री लंचेस। जो फ्री का ऐलान करती हैं कोई भी सरकारें, आज और पहले वाली, वो आप और मैं, हमारी जेब से ही पैसा लिया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन राजीव रंजन, महंगाई मुद्दा है क्या? अब हर राजनीतिक दल को यह कष्ट देने लगा है क्या, जो सत्ता में है? देखिए, वैसे CSDS ने 1980 में जो सर्वे किया, उसमें 25% मतदाताओं ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा माना। 2019 में ये प्रतिशत घट करके 4% हो। तो प्राथमिकता के तौर पर महंगाई एक ऐसा सवाल है जहां कहीं ना कहीं या तो विपक्ष कमजोर है, इसकी वजह से कोई सकारात्मक प्रतिरोध नहीं हो पाता है, या इन मुद्दों के मुकाबले दूसरे मुद्दे ज्यादा अहम है। तो कुल मिलाकर के जो परिदृश्य है, महंगाई की जो मार है, उससे पूरा का पूरा मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, सारे लोग कठिनाइयों के शिकार है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल हैं, अस्थायित्व का प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, वैश्विक नेतृत्व जिसकी होड़ में हिंदुस्तान काफी दुनिया के अन्य मुल्कों से आगे निकला है। मतदाता की प्राथमिकता कुछ हद तक बदल रही है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। पहले क्या होता, पहले विपक्ष
की ओर से काफी मजबूती के साथ इन सवालों पर प्रहार किया। जो बीजेपी करती थी पेट्रोल डीजल, नारा ही यही था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, सिलेंडर लेकर, सब्जियां लेकर प्रदर्शन होते थे। देखिए, समाजवादी पृष्ठभूमि के ज्यादातर राजनीतिक दल, जनता दल या जो भी इस तरह की पार्टियां रही हैं, बाद में विभाजन के बाद कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं अलग अलग दल बने, इन दलों में महंगाई के सवाल पर जिस तरीके की चेतना थी और लोगों को एकजुट करके लगातार विरोध प्रदर्शन और दबाव बनाने का काम होता था। आए दिन भारत बंद, सड़क जाम, काफी तैयारियों के साथ लोग लगते थे। कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, आज पूरी तरह से इन मुद्दों पर खामोश है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में 70 के दशक की बात कर रहा हूं, बैलगाड़ी में पहुंच गए थे जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे। बिल्कुल। तो इसीलिए इन सवालों पर मैं ये कह सकता हूं, मैंने केवल CSDS का आंकड़ा बताया, लेकिन महंगाई की आंच हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। पर ये कभी भी मुद्दा बन सकता है क्या? यह मुद्दा बन रहा है। मैं स्पेसिफिक सवाल राजीव रंजन आपसे पूछ रहा हूं। 1998 का मुझे ध्यान आता है, दिल्ली के चुनाव थे और मुद्दे कुछ और थे, चर्चाएं कुछ और थी, और पोखरण, अब दुनिया भर की सैंक्शंस हम पे लगी हुई और चीजें चल रही थी, और एक प्याज ने सरकार गिरा दी थी। बिल्कुल, ये अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ है, कभी प्याज की वजह से, कभी दूसरे खाद्य सामग्रियों को लेकर के इस तरह के आंदोलन खड़े हुए। डीजल पेट्रोल पर भी समय समय पर बड़े आंदोलन हुए। लेकिन अगर पीछे के 8-10 वर्षों में या 5-6 वर्षों में आप देखेंगे तो देश की मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम है। और यही कमोबेश जो भ्रष्टाचार, महंगाई, वंशवाद के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उठे दल है, इन दलों में ज्यादातर जो आज सत्ता में हो या नहीं हो, उनकी खामोशी भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं आशुतोष वर्मा। जो बात राजीव रंजन कह रहे हैं, मुद्दा है, बिना लार लपेट के वो बात ये मान रहे हैं कि हां महंगाई मुद्दा है, इट इज हर्टिंग द कॉमन मैन, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं बाकी और जो मुद्दे हैं, वो राष्ट्रवाद हो, परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, वो मुद्दे हावी हो रहे हैं। ये विपक्ष की नाकामी है क्या, या ये दरअसल अभी मुद्दा है और आप समझते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसकी गूंज सुनाई देगी? नहीं संदीप जी, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, और मैं जब से राजनीति कर रहा हूं पिछले 7-8 सालों से, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं से एक वर्ड सीखा है, अंडर करंट। और मुझे लगता है कि ये अंडर करंट आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो रही है। उसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ये आपने अभी उपचुनाव के नतीजों में दिखाया। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो हुए हैं पंचायत चुनाव, जहां महंगाई इस गांव के आखिरी व्यक्ति के पास जिसको छूती है उसको पता चलता है कि महंगाई क्या हो। उसको नहीं पता चलती है जिसको 9 लाख दियों में तेल डालना होता है, लेकिन उसको पता चलती है तो गरीबों को 1 लीटर तेल और 1 किलो दाल, 1 किलो नमक भी तो देने की घोषणा की है। बिल्कुल सही कहा। और ये मुझे लगता है ये घोषणा चुनाव के 2 महीने पहले अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को एहसास करा चुकी है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। ये देखिए, हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, अयोध्या दीपोत्सव में बन गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, 12 लाख दियों से रोशन हुआ अयोध्या। वही संदीप जी, यही मैं कह रहा हूं कि 12 लाख दियों में तेल जलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा है, लेकिन इस घर में जहां पर 1 लीटर तेल जो 200 रुपए लीटर का हो गया है, उसके लिए उन गरीबों से पूछने नहीं गए कि किसके पास दिए और जो घर में सब्जी बनाने के लिए पैसा है। देखिए, भारत की जो बात गुरु प्रकाश जी कह रहे थे और आपने भी सवाल पूछा, ये कौन लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं? गुरु प्रकाश जी, आपकी सरकार का ये नतीजा है, जिसमें एक नया शब्द जो निकल के आया, पहले भी इकोनॉमिक से बोलते थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है जिसमें भारत बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल शीर्षक स्थानों पे विश्व में पहुंच चुका है। एक गिनी कोफिशिएंट होता है जो बताता है कि जितना 100 के करीब रहेंगे उतनी इक्वालिटी बढ़ेगी, जितनी 0 पे रहेंगे उतनी इक्वालिटी। और ये लगातार 2014 के बाद से बढ़ते बढ़ते 50 के ऊपर पहुंच गया, जो 2014 से पहले ये 30 से 32 के पास था। लेकिन क्योंकि ये इतने बड़े शातिर हैं, इतने मायावी हैं, उन सब की बात नहीं करेंगे। 2019 और 20 में ही
इस देश में 1% ऐसी जनता है जो इस भारत की इकोनॉमी का 20% कमा रही है, और इस देश के 10% ऐसे रिचेस्ट लोग हैं जो अमीर लोग हैं। ये सारे अमीर जा रहे हैं बाजार में, आम आदमी नहीं जा रहा है, ये बात गले से नहीं उतरती। नहीं, आप बिल्कुल, मैं सारी नहीं, ये बात बिल्कुल, हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। लेकिन संदीप चौधरी जी, घर में कम से कम अगर एक त्योहार है, एक दिया तो जलाया जाएगा ना, एक चम्मच तो खरीदा जाएगा। ये फर्क पड़ता है कि कोई आदमी धनतेरस में एक कटोरी खरीदता है कि एक जो है लग्जरी कार खरीदता है। इसका अंतर दिख रहा है इस समय पत्रकारों को। आप देखिए, मोटर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, गहने और हीरे बिक रहे हैं, लेकिन क्रॉकरी घटती चली जा रही है। लेकिन छोटे छोटे सामान खरीदने वाले, आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ है, पर वो परेशानी में खड़े हैं। ऑफिस जाना है, घर जाना है, काम करना है तो गाड़ी चलाएगा। मजबूरी है संदीप जी, क्या करेंगे, मजबूरी होगी भाई। नहीं खाएगा मिठाई और क्या करेगा, नौकरी तो जाएगा। इस देश में भारत की जनता ने पेट्रोल और टैक्स पे इतना टैक्स किया है कि पूरा अमेरिका टैक्स नहीं दे पाया है। और ये गुरु प्रकाश जी बताएं कि 2014-15 में 72,000 करोड़ के टैक्स लेने वाले 300%, 4 लाख करोड़ 2020-21 में टैक्स ले लिया, और आज हम 120 रुपए का डीजल भरवा रहे, पेट्रोल भरवा रहे। इसको भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही। क्या लोगों के दिल पे छूता नहीं है ये बात? ये सबको समझ में आता है। तो महंगाई मुद्दा बनता दिख रहा है क्या आपको यहां पर सुकेश? या दरअसल जो बड़ी मार्के की बात कही है राजीव रंजन ने, प्राथमिकताएं या मुद्दे क्या हैं वो बदले भी जा सकते हैं। और आज की तारीख में क्या राष्ट्रवाद की बात हो, परिवारवाद की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो, कि हम पारदर्शिता से, अरे हम ले रहे हैं पैसा आपसे पेट्रोल डीजल पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी से जन कल्याण में वो पैसा लगाया जा रहा है, तो लोग उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये जो महंगाई का क्रम है ये लगातार बढ़ा है, और लोगों में वो एंगर, वो गुस्सा नहीं दिखता है आपको। इन चुनावों ने उसकी तरफ इशारा किया है। अगर उसका विश्लेषण इस तरीके से करें कि नेतृत्व अगर कमजोर है जहां और विपक्ष धारदार है, तो वहां वो मुद्दा बना देता है। कितने दिनों तक उन मुद्दों को आप कैरी कर पाते हैं, उस इशू को आप कैरी कर पाते हैं, और कौन सा नेतृत्व आपको लीड कर रहा है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये पूरे फिजा में गूंजने लगा था। ये ऐसा लगा था कि इससे बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता। और देखिए, सत्ता का भी अपना एक चरित्र होता है। जब गुरु प्रकाश अभी बात कर रहे थे तो मुझे कांग्रेस याद आ रही थी। ऐसे ही बयान कांग्रेस की तरफ से भी आते थे कि आपने एक हवाला दिया कि 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। एक बयान आया था 16 रुपए में भरपेट भोजन, मुंबई में कहीं भी आइए 16 रुपए में खाना खाइए, भरपेट भोजन मिलता है। शरद पवार बड़े मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि किसानों को वाजिब दाम मिलने लगा है, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, इसलिए महंगाई हो गई है। यहां तक कहा गया था बौखलाहट में कि लोगों के खाने पीने का अंदाज बदल गया है, वो भरपेट खाने लगे। याद है आपको? हाँ, बिल्कुल याद कि है। वो भरपेट खाने लगे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। अब गुरु प्रकाश क्या कह रहे हैं? अभी उस लेवल पे बात नहीं आई है कि वहां तक पहुंचे कि कितने की थाली मिल रही है और लोग भरपेट खाने लगे हैं। लेकिन एक डिफेंस क्या है कि आप इन्फ्लेशन का रेट देख लीजिए, वो तो 5 के नीचे है। लोग और जन कल्याणकारी नीतियों का हमेशा हवाला देते हैं। नहीं, वो सही हवाला फ्री देते हैं। वैक्सीनेशन है, हम जल ला रहे हैं नल में, हम आवास बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं। हम इसको कतई ना भूलें कि ये जो ताकत है ना बीजेपी को, ये वहां से मिलती है। इसको विपक्ष शायद मिस कर रहा है। दे आर कंप्लीटली मिसिंग इट। देखिए, उनके जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, महंगाई हुई है, लेकिन किसी के घर में अगर शौचालय बना है, किसी के घर में फ्री राशन मिल रहा है। अभी योगी जी ने घोषणा की फ्री की कि 1 किलो तेल मिलेगा, 1 लीटर तेल मिल जाएगा। अब देखिए, ये 12 लाख दिए जलाने में कितना तेल आज इस्तेमाल हुआ, ये नहीं पूछेगा। ये आप हम पूछेंगे। हाँ, गरीब क्या इंटरनलाइज करता है इसको, या क्या उसको ये दिखता है कि मुझे तो 1 लीटर तेल दे दिया। नहीं, इस सरकार ने हमें ये दिया है, शायद 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल मिल रहा है, अब 1 किलो दाल भी मिल गई, और साथ में 1 लीटर तेल मिल गया, 1 किलो नमक भी मिल गया। मैं पिछले
2020 से इसको थोड़ा स्टडी करने लगा। जब बिहार का चुनाव हो रहा था, गुरु प्रकाश बिहार से आते हैं, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कोरोना का काल है, और मैं बड़ा कन्विंस था कि चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, सबकी कोशिशें नाकाफी थी। तो क्या ये खिलाफ जाएगा? क्या लोग खिलाफ वोट करेंगे? क्या रिपीट हो पाएगी सरकार? तो बहुत सारी जगह से, पॉकेट से मुझे ये जवाब मिला कि जो फ्री राशन मिल रहा है, ये लोगों को एक बड़ी मदद मिली है। शायद जो विपक्ष के दल हैं वो ये वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये जो ताकत आ रही है ना कि रोज 35 पैसे बढ़ा दो, रोज 35 पैसे बढ़ा दो, और कोई चर्चा नहीं कि एक्साइज घटाएं या वैट घटाएं या जीएसटी के दायरे में लाएं। उसके बाद डंके की चोट पे ये कहो, चुप्पी साधे बैठे हैं कि देश का काम हो रहा है, और एक वर्ग तैयार हो जाए आपके लिए ये कहने के लिए कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो देश बनेगा कैसे। तो ये बड़े क्लेवरली क्राफ्टेड एक मशीनरी है जो इस चीज को मिस कर रहे हैं क्या? छोटा सा जवाब चाहूंगा अभय दुबे। वेलफेयरिज्म जो है, ये जन कल्याण के नाम पर जो नीतियां चल रही हैं, उन्हें विपक्ष मिस कर रहा है क्या? देखिए, फ्लैगशिप प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के समय जो 11 प्लान अगर देखेंगे तो 11 लाख करोड़ रुपए हमने खर्च किए थे। लेकिन ये बात से मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूं, 3 रुपए और 2 रुपए किलो का राशन है वो जो बांटा जा रहा है। 200 रुपए तेल आप चलिए मान लीजिए, कितनी मदद लोगों को पहुंच। आप खाने में घर में लाले हैं, उनके पास आजीविका के अवसर नहीं बचे। मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट जारी की कि 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में फिर से गरीबी की रेखा के नजदीक आ गए इस कोविड की क्राइसिस के कारण। और ये सिर्फ कोविड की परेशानी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फेल्यूर है भारतीय जनता पार्टी का। एनएसएसओ की 17-18 की रिपोर्ट देख लीजिए, रूरल कंजम्पशन। नहीं, विपक्ष के स्ट्रक्चरल फेलियर की बात पूछ रहा था मैं। विपक्ष के स्ट्रक्चरल फेलियर की बात पूछ रहा था कि नैरेटिव बना दिया बीजेपी ने, आप उसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे। नहीं, देखिए कितने दिन तक ये सांप्रदायिक उन्माद की आंख में झोंक लेंगे। कितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने मुखौटा उतार दिया राष्ट्रवाद का कि हर बार आप राष्ट्रवाद। ये वही प्रशांत किशोर वाली बात हो गई, उम्मीद के सहारे क्या कांग्रेस कायम है। गुरु, दिक्कत तो है, अभी तो लोगों को समझा रहे हैं, और जहां लोगों के समझ में आनी बात कम हो गई तो दिक्कत का सबब खड़ा हो जाएगा क्या? संदीप जी, इस पैनल में हम 6 लोग बैठे हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 6 ने उतनी गरीबी नहीं देखी जितनी प्रधानमंत्री जी ने देखी अपने जीवन काल में, अपने परिवार में, और इस कारण ये बल उनको मिलता है। और मैं यहाँ पे अग्री करूंगा, सुकेश जी बैठे हैं, कि इस कारण ये बल मिलता है, और ये हमारा ही पराक्रम है। ये तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि आर्थिक असमानता की बात आज हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही है। 370 हमारे जिम में था, राम मंदिर हमारे जिम में था, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जिम में है, आज शौचालय बनाना हमारे जिम में है, आवास बनाना हमारे जिम में है। पर एक हाथ से लेते हो, दूसरे हाथ से मार भी तो रहे हो। गुरु, बात यहां है, आप जो फ्री का नारा दे रहे हो, सारा पैसा तो हमसे ही लेते हो कि नहीं? अरे संदीप जी, देखिए, कांग्रेसियों की समस्या यही है कि उनके लिए, कांग्रेसियों की समस्या यही कि उनके लिए जो भारत है ना, वो लोधी रोड से शुरू होता है और नोएडा में खत्म हो जाता है। यहाँ बिहार में मुंगेर में चुनाव हुआ था, कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ था। अगर इतने ही ये मुद्दे रेजोनेट करते हैं और यथार्थ से इनका कोई संबंध होता तो चुनाव हारते हम लोग। चलिए ठीक है, तो ये मुद्दे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, क्या लोगों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ये एक टाइम बॉम्ब है, इम्प्लोड करने का इंतजार कर रहा है? ये परेशानी का सबब भी हो सकता है, क्योंकि एक सीमा के बाद आम आदमी कहता है बहुत हुई महंगाई की मार। यह बड़ा सवाल है, और 5 राज्य जहां चुनावी शंखनाद हो चुका है वो इस बात की गवाही देंगे, मुद्दा है या नहीं है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।